हेलो ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि कांगचुल कॉमिक बुक ओयुनजू को दिखाता है और कहता है कि तुम इसे जानती हो। तो ओयुनजू के एक्सप्रेशंस कॉमिक बुक को देखकर चेंज हो जाते हैं। तो कांगचुल कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम इसे जानती हो, मैंने यहाँ से पढ़ा था, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए सिर्फ 4 स्वीट चीजें की थी और उसके बाद वो गायब हो गया था। मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमजोर है जो शादी करने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा था। ओयुनजू कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। कांगचुल कहता है कि ओयुनजू तुम वापस आई नहीं, मेरे पास करने को और कुछ नहीं था, इस वजह से मैंने इस कहानी को बार बार पढ़ा और मुझे लगता है कि वो बेवकूफ है जैसे कि मैं, और इसलिए मैंने खुद को अभी तक सरेंडर नहीं किया है। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मुझे इस बात को लेकर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सवालात हैं और मैं जेल नहीं जा सकता जब तक मैं इस बारे में तुमसे सब कुछ ना पूछ लूं। क्या तुमने इसका नेक्स्ट एपिसोड देखा है? इसके बाद कांगचुल और ओयुनजू के साथ क्या होता है कि कांगचुल ओयुनजू के बारे में हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। मुझे जवाब दो, और क्या वो गुम हुआ पति मैं ही हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ओयुनजू भी कुछ भी नहीं कहती, वो दोनों नोट करते हैं क्योंकि आसपास सब कुछ रुक जाता है। कॉमिक वर्ल्ड के फिर से रुक जाने की वजह से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कांगचुल के लिए एक दरवाजा बन जाता है। कांगचुल ओयुनजू से कहता है क्या ये समझाना मुश्किल है? फिर ओयुनजू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो जवाब ढूंढते हैं। फिर कांगचुल और ओयुनजू रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हमें सीन दिखाते हैं ओयुनजू के डैड के स्टूडियो का, ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर कांगचुल और ओयुनजू होते हैं। ओयुनजू इन सब की वजह से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कुछ भी बात नहीं कर रही होती है। कांगचुल कहता है कि ये तुम्हारे पापा का स्टूडियो है ना, सही कहा ना? फिर कांगचुल ओयुनजू के गले में वेडिंग रिंग को देखता है। ओयुनजू कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये बुक भी वहाँ पर आ चुकी है। मैं तुम्हें कुछ भी बताने नहीं वाली थी और ना ही मैं चाहती थी कि तुम्हें कुछ भी पता चले। मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हारी कहानी का एंड एक हैप्पी एंडिंग में हो। तो कांगचुल ओयुनजू को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो घर से बाहर आ रहा होता है। तो सुपोंग उसके पीछे आता है और कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम मुझे डरा रहे हो, तुम कभी भी अजीबोगरीब हंसने लगते हो और मेरे ख्याल से मुझे अभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और मैं जा रहा हूँ। सुपोंग कहता है कि रुक जाओ, क्या ओयुनजू के आने तक तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते? डॉक्टर कहते हैं कि मुझे क्या पता कि वो कब तक वापस आएगी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गई कहाँ पर है। कांगचुल वहाँ पर ओयुनजू और ओयुनजू के डैड की पिक्स को देखता है और कहता है कि तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। फिर बाहर आता है उसके डैड को देखने के लिए। तो ओयुनजू जल्दी से कांगचुल के पीछे आती है और कहती है कि ऐसा क्यों? तो कांगचुल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें गोली नहीं मारूंगा, मैं अपनी पहले की हुई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो तुम्हारे पापा कहाँ पर है? ओयुनजू कहती है कि वो सब कुछ पापा ने ड्रॉ नहीं किया है और ना ही उन्होंने तुम्हें फंसाया है, तुम्हें गलतफहमी है। फिर ओयुनजू डोर अनलॉक करती है। कांगचुल कहती है कि तुमने उन्हें लॉक क्यों किया है? ओयुनजू कहती है कि तुम खुद ही देख लो। फिर वो अंदर आता है और उनको देखता है और कहता है कि ये क्या है, क्या ये आदमी ओसुनमू है? तो ओयुनजू कहती है कि हाँ। कांगचुल कहता है कि इन्हें हुआ क्या है? ओयुनजू कहती है कि मैं नहीं जानती, यहाँ पर सिर्फ घंटे ही बीते हैं लेकिन वहाँ महीने बीत चुके हैं। फिर उसके बाद ओयुनजू बेहोश हो जाती है। हमें सुपोंग को दिखाते हैं जो डॉक्टर को अंदर लेकर आ रहा होता है, कहता है कि थोड़ा ही टाइम लगेगा, आप प्लीज यहाँ पर रुक जाइए और मैं आपको रामेन बनाकर खिलाता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों, तुम मुझे रामेन बनाकर क्यों खिलाना चाहते हो और तुम ये बार बार मुझे टच क्यों करते हो? तो डॉक्टर दरवाजे को खुला हुआ देखते हैं और कहते हैं कि ये दरवाजा तो पहले बंद था ना। फिर वहाँ से कांगचुल ओयुनजू को उठाते हुए निकलता है। तो सुपोंग तो डर ही जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम कौन हो? सुपोंग बस कांग कांग बोलता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम क्या लगे हुए हो बोलने? तो कांगचुल कहता है क्या तुम दोनों इसकी मदद कर सकते हो? उसके बाद कांगचुल ओयुनजू को गाड़ी में बिठाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओयुनजू कहती है कि ये थकान है, वहाँ पर महीने जल्दी बीत जाने की वजह से ऐसे हो रहा है। तो कांगचुल कहता है क्या रेस्ट करने से ये ठीक हो जाएगा? तो ओयुनजू कहती है कि हाँ, बस रेस्ट की जरूरत है। तो कांगचुल कहता है कि सुनकर अच्छा लगा। फिर इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं। तो कांगचुल से पूछता है कि आप लोग मिनसे हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो वो कहता है कि हाँ। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल में नर्स से बात करने लगते हैं कि मैं एक पेशेंट को लेकर आ रहा हूँ। कांगचुल ओयुनजू को सीट पर पहनाता है और वहाँ से जाने लगता है। ओयुनजू कांगचुल को पकड़ती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मत जाओ। कांगचुल कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे भी जाना होगा। फिर ओयुनजू कांगचुल से पूछती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तो कांगचुल कहता है कि नहीं, लेकिन मैं सबको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमिक की कांगचुल को कैसा फील हो रहा था। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, इसलिए मुझे पता चल जाएगा कि तुमने मुझे ड्रॉ क्यों किया है। फिर डॉक्टर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। कांगचुल से कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, इसका तुम ख्याल रखना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतने में हमें स्टूडियो में सुपोंग को दिखाते हैं जो अंदर ही पागल हो रहा होता है कि ये कांगचुल है। हाँ, मुझे पक्का पता है कि ये कांगचुल है, लेकिन कांगचुल यहाँ पर क्या कर रहा है? इतने में कांगचुल वहाँ से अंदर आ जाता है। फिर कांगचुल कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सुपोंग कहता है कि जी जी आइए। फिर कांगचुल अंदर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि मेरा नाम सुपोंग है। फिर कांगचुल कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या ये मैं जूते ले सकता हूँ क्योंकि मैं अपने जूते भूल गया हूँ? तो सुपोंग कहता है कि जी हाँ, आप ले सकते हैं। तो कांगचुल कहता है कि शुक्रिया। फिर सुपोंग कहता है कि हम पहले भी मिले हैं एक बार में? तो कांगचुल कहता है कि मिले हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब कांगचुल ओयुनजू के डैड को गोली मारकर बाहर आता है और आकर सुपोंग से कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल में ले जाओ। तो कांगचुल कहता है कि अच्छा, तो मुझे माफ करना। सुपोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब आपके माफी मांगने से
कुछ होगा। तो कांगचुल कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कॉमिक बुक के अलावा और किसी भी बात के बारे में नहीं जानता। तो सुबोंग कहता है कि अच्छा ये बात है। फिर कांगचुल सुबोंग से पूछता है क्या तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर है, और वहाँ से ऑफिस में चला जाता है। तो कांगचुल टैब की तरफ देख रहा होता है और कॉमिक बुक के बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर सुबोंग आ जाता है। वो स्क्रू ड्राइवर्स देकर कांगचुल टैब को उल्टा करता है, उसे खोलना शुरू कर देता है। सुबोंग उससे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो। कांगचुल कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि जो सब कुछ पहले हुआ वो फिर से हो। तो ऐसा करने से अब वो यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा। तो सुबोंग कहता है कि कांगचुल अगर इसकी दोबारा से जरूरत पड़ी तो तुम इसको दोबारा ठीक कैसे करोगे। तो कांगचुल स्माइल करता है। तो सुबोंग कहता है कि अरे हाँ ये सही है, कंप्यूटर साइंस तुम वैसे भी इसमें माहिर हो। तो कांगचुल कहता है कि मिस्टर ओसोन के साथ क्या हुआ है। सुबोंग कहता है कि एक रात में खाना लेने के लिए गया था, जब मैं वापस आया तो उनका चेहरा गायब हो चुका था और किलर उनको ऑर्डर दे रहा था। उसने गन और ऑडियो फाइल बनाने के लिए कहा था, वहाँ अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया था और बाहर भी ऐसा ही था। ओएनजी यहाँ से गायब हो गई थी और बॉस का चेहरा गायब हो चुका था। मैं डर के मारे मरी जा रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा। फिर कुछ टाइम बाद सुबोंग कहता है कि कांगचुल मैं तुमसे एक बात कहूँ, क्या हम दोनों हैंडशेक कर सकते हैं। मैं तुम्हारा डाई हार्ड फैन हूँ। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस बार इतने में ही कांगचुल उसे हैंडशेक कर लेता है। फिर सुबोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ ड्रॉ किया है, तुम्हारा पेंट हाउस और मैं तुम्हारे बैकग्राउंड ड्रॉ करता हूँ। तो कांगचुल कहता है कि अच्छा ऐसा है। तो सुबोंग कहता है क्या तुम बेर पियोगे, मुझे पता है कि तुम्हें बेर बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे पास बहुत तरह की बेर्स पड़ी हुई है। तो कांगचुल कहता है कि नहीं पानी चल जाएगा। तो सुबोंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर बाहर आता है और कहता है कि अरे वाह कांगचुल, मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा। अपने हाथ को स्मेल करता है और कहता है कि खुशबू अच्छी है उसकी। फिर कांगचुल पूरी तरह से टैब को खोल देता है, टैब के अंदर से कुछ वायर्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से कॉमिक वर्ल्ड में बना गया दरवाजा गायब हो जाता है। फिर इसके बाद कांगचुल आगे क्या करे इसी बारे में सोच रहा होता है। इतने में उसकी नजर फाइल्स पे पड़ती है जो 2014 और 2015 की कॉमिक की होती है। उसे देखकर कांगचुल को कॉमिक बुक का सीन याद आता है, जिसमें उसने पढ़ा था कि कांगचुल अपने स्केचेस देखने के बाद और ये सब कुछ जानने के बाद ओएनजू के डैड के ऑफिस को बर्बाद कर देता है। कांगचुल ये सब कुछ सोचकर अपसेट हो जाता है। इतने में वहाँ पर सुबोंग आता है और कांगचुल को पानी देता है। कांगचुल कहता है कि 34th इशू के बाद क्या हुआ था, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था, मैं सारी कहानी पढ़ना चाहता हूँ। फिर सुबोंग कांगचुल को एक पेन ड्राइव देता है। कांगचुल कहता है कि ये वही मैसेज है। तो वो कहता है कि हाँ ये वही मैसेज है जो तुमने बॉस को भेजा था। तो कांगचुल कॉमिक बुक पकड़ता है, वहाँ से उस सीन की फोटो देखता है जब उसने ओएनजू को वो पेन ड्राइव दी थी। तो सुबोंग कहता है कि ये सब कुछ देखने के बाद मैंने और बॉस ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। तो कांगचुल पूछता है कि नई कहानी क्या है। सुबोंग उसको स्टोरी बुक देता है और कहता है कि ये रही। फिर हम देखते हैं कि सुबोंग तो सो चुका होता है, लेकिन कांगचुल अभी भी बैठ के सोच रहा होता है कि अब आगे उसको क्या करना चाहिए। फिर कांगचुल ओएनजू के डैड के पास आता है, उनके पास आकर बैठ जाता है। कांगचुल कॉमिक बुक को याद करता है कि जब कांगचुल और उसके डैड की बात हुई थी, ओएनजू के डैड कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक कैरेक्टर हो जिसको मैंने बनाया है। आखिर तुम मेरे सामने आए ही क्यों, और तुम मेरे सामने आकर एक इंसान की तरह बात कर रहे हो, और तुम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम समझ गए ना। कांगचुल से कहता है कि तुम गॉड कैसे हो सकते हो, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें मैं गॉड मानने लगा, जिसकी वजह से मैंने आप पर गोली चलाई, और मेरी तरह आप भी कुछ भी नहीं है। फिर कांगचुल टैब को ठीक करता है और उसे ऑन कर देता है और टैब की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। किलर को दिखाते हैं जो इन सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। टैब के ऑन होता है वो पूछता है कि वहाँ पर कौन है। कांगचुल कहता है कि सोच के देखो, गेस करो कि मैं कौन हो सकता हूँ, और कैसा लगता है खाली दुनिया में सिर्फ घूमते रहना। तुम्हारा वजूद दूसरों की जान लेना था, अब कैसा लग रहा है जब कोई बचा ही नहीं। तुम्हारी तो गन भी नहीं चल रही है, तो तुम कर क्या रहे हो। अब तुम मेरा पीछा भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सारे एंट्रेंसेस बंद कर दिए हैं। तो क्या ख्याल है, अब मर जाओ। तो किलर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। कांगचुल कहता है कि अकेली दुनिया में रहकर तुम क्या करोगे, एक थमी हुई दुनिया में। तो किलर कहता है कि मैं क्यों मरूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रहा तो तुम खुद ही गायब हो जाओगे। तुम अब एक मेन कैरेक्टर नहीं हो, तुम एक भागे हुए खूनी हो, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और मेन कैरेक्टर के चले जाने से दुनिया दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, तो गायब होने की जरूरत तुम्हें है, इसमें मैं क्यों मरूं। कांगचुल अपना हाथ देखता है जो गायब हो रहा होता है। फिर हमें सुबह में ओएनजू को दिखाया जाता है जो भी नींद से जागती है। ओएनजू रूम से बाहर आते है, अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। ओएनजू सोचती है कि जो सब कुछ हुआ क्या वो सपना था, कि जब वो कांगचुल के साथ रियल वर्ल्ड में आई वो सब कुछ सपना था। ओएनजू भी ये सब कुछ सोच रही होती है कि उसको कॉल आती है, वो देखती है तो वो कांगचुल होता है। कांगचुल कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ओएनजू कोई भी जवाब नहीं देती। कांगचुल कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ओएनजू जवाब नहीं देती। तो कांगचुल कहता है कि हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना। तो ओएनजू कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। कांगचुल कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ओएनजू कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ पर हो। कांगचुल कहता है कि तुम्हारे पापा के स्टूडियो के पास हूँ। ओएनजू कहती है क्या तुम अभी भी इसी दुनिया में हो, और तुम मुझे यहीं से कॉल कर रहे हो क्या। तो कांगचुल कहता है कि कॉमिक बुक से मैं तुम्हें कैसे कॉल कर सकता हूँ, और मैंने एक फोन खरीद लिया है सुबोंग के नाम से, तो तुम मेरा नंबर अब सेव कर लो। तो क्या अब तुम सारा दिन सोने वाली हो, और अगर तुम अच्छा फील कर रही हो तो क्या हम दोनों एक डेट पर चले। ओएनजू कहती है कि डेट पे। तो कांगचुल कहता है कि तुम 2 दिन से सो रही थी, मैंने सारा कुछ एडजस्टमेंट कर दिया है सिवाय मेरी शादी के। तो ओएनजू कहती है कि क्या। तो कांगचुल कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं इसे सिर्फ पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी सच नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारा जागने
का इंतजार कर रहा था। तो अब डेट पर चलें क्या? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। तो एंजू कोई भी जवाब नहीं देती तो कांगचुल कहता है कि क्या नहीं? तो एंजू कहती है कि मुझे पापा से मिलना है, मैं बस अभी अभी उठी हूँ। कांगचुल कहता है कि तुम्हारे पापा के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो क्या आप डेट पर चलें? तो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। और फिर कॉल को बंद कर देता है। और एंजू पहले थोड़ी देर कॉल को देखती है, फिर दोबारा से कॉल करती है। कांगचुल पिक करता है और एंजू कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा ही नंबर है। तो कांगचुल कहता है कि हाँ, ये मेरा ही नंबर है। और एंजू कहती है कि लेकिन तुम्हें मोबाइल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? तो कांगचुल कहता है कि वो मैंने सुबोंग से थोड़े सारे पैसे ले लिए हैं, क्या तुम उसे मेरी तरफ से लौटा दोगी? मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं। तो एंजू कहती है कि क्या मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे? तो कांगचुल कहता है कि क्या पति पत्नी के बीच में पैसा मायने रखता है? और मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हारे लिए कपड़े और आइसक्रीम खरीद ली थी। तो एंजू कहती है कि मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। फिर एंजू कांगचुल को दोबारा से कॉल करती है और कहती है कि तुम कब तक आ जाओगे? कांगचुल कहता है कि 30 मिनट तक। और एंजू कहती है कि नहीं, 1 घंटा। फिर हमें सुबोंग को दिखाते हैं जिसे एंजू की कॉल आई होती है। वो कहता है कि हाँ, उसने मुझसे उधार लिए थे $1000। तो एंजू कहती है कि $1000 ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो सुबोंग कहता है कि उसे जूते, कपड़े, मोबाइल फोन और तुम्हें घुमाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो इसलिए मुझे उसको देने पड़े। और एंजू कहती है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। सुबोंग कहता है कि नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि वो मुझे वापस कर देगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम ये खर्चे कैसे मैनेज करोगे? तो एंजू कहती है कि जानती हूँ, शायद कंगाल हो जाऊंगी। तो सुबोंग कहता है कि तो अब तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाएगा और क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? मेरा मतलब कि अभी तो ऐसे चल रहा है, लेकिन क्या आगे ऐसे चलेगा? तो इसमें तुम्हारा क्या कहना है? तो एंजू कहती है कि मैं भी तो उस दुनिया में जाकर वापस तो आई थी, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो सुबोंग कहता है कि एंजू, क्या तुम्हें पता है कि उसका हाथ थोड़ा सा अजीब था? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब सुबोंग कांगचुल को पैसे दे रहा होता है। कांगचुल कहता है कि और नहीं है क्या? तो सुबोंग कहता है कि कितने चाहिए? कांगचुल कहता है कि जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है। सुबोंग और पैसे निकाल कर देता है। कांगचुल कहता है कि बस इतना ही है। सुबोंग कहता है कि बाकी पैसे बैंक में हैं। फिर जब कांगचुल पैसे लेने के लिए हाथ आके करता है तो उसका हाथ गायब होने लगता है। सुबोंग कहता है कि ये क्या, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तो कांगचुल कहता है कि ऐसा तब होता है जब एक हीरो हीरो नहीं रहता, और तुम ये सब कुछ ओएनजू को मत बताना। सुबोंग ओएनजू से कहता है कि तुम्हें याद है यूनसुई का हाथ कैसे गायब हो रहा था, वैसे ही इसके साथ हो रहा है, और उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है। तो ओएनजू, अब तुम उसको इन सब के बारे में मत बताना। इतने में ही डोरबेल बजती है। तो ओएनजू कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाहर कोई आया है। और सुबोंग कहता है कि नहीं, अब मुझे लगता नहीं कि मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। डोरबेल रिंग होती है। ओएनजू को लगता है कि उसकी मॉम है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कांगचुल होता है। कांगचुल ओएनजू से कहता है कि ओएनजू, तुम कैसी हो? ओएनजू बस कांगचुल को देखती रहती है। फिर कांगचुल अंदर आता है तो ओएनजू कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। तो कांगचुल कहता है कि मुझे देखना था कि तुम कैसे रहती हो। सुबोंग ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मॉम गड़बड़ नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बुक्स में तुम्हारे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और मुझे हक है तुम्हारे बारे में जानने का। ओएनजू सिर्फ कांगचुल का हाथ देख रही होती है। कांगचुल का हाथ पूरी तरह से ठीक होता है तो ओएनजू कहती है कि शुक्र है। फिर कांगचुल कहता है कि तुम यहाँ पर रहती हो? ओएनजू कहती है कि हाँ, लेकिन ये जगह तुम्हारे पेंट हाउस के सामने कुछ भी नहीं है। तो कांगचुल कहता है कि ये जगह काफी अच्छी है, मैं पहले ऐसे ही घर में रहता था, क्या हम वो सब कुछ दोबारा कर सकते हैं जो इस किताब में लिखा है? तुम्हें न्यूड देखूं और मुझे 5 बार किस मिले, तुम्हारे और मेरे बीच में काफी गैप है, इसलिए मैं जरा क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कांगचुल को कैसा फील हुआ था। ओएनजू कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तो कांगचुल कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। ओएनजू कहती है क्या सच में? और वहाँ से चली जाती है। फिर ओएनजू वॉशरूम में होती है। कांगचुल से कहता है कि तुम वक्त ले सकती हो, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर कांगचुल ओएनजू के रूम में आता है और उसके रूम को देखता है और देखकर हंसता है। फिर कांगचुल की नजर विंडो पे पड़ती है जहाँ पर ओएनजू और कांगचुल की बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं कॉमिक की। कांगचुल को सभी पिक्चर्स देख रहा होता है कि ओएनजू पीछे से आ जाती है। उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो कांगचुल ओएनजू से कहता है कि शुक्रिया। ओएनजू कहती है कि वो किस लिए? कांगचुल कहता है कि मेरे बारे में इतना सब कुछ याद रखने के लिए। ओएनजू कहती है कि मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स नहीं थी, चलो मिलकर कुछ पिक्चर्स देते हैं वरना बाद में मुझे पछतावा होगा। कांगचुल कहता है कि ठीक है। फिर कांगचुल ओएनजू और ओएनजू की मॉम की पिक्चर देखता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम है, कि काफी प्यारी है। ओएनजू कहती है कि हाँ। फिर ओएनजू कुछ सामान देखती है, उसको छुपाने लगती है। कांगचुल कहता है कि लगता है कि इससे पहले तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे रूम में नहीं आया है। तो ओएनजू कहती है कि क्या? तो कांगचुल कहता है कि अगर उसको पता होता कि तुम इतनी मैसी हो तो तुमसे शादी करने से पहले वो 10 बार सोचता, क्योंकि उसे साफ सफाई बहुत पसंद है और ये सब कुछ देखकर वो शौक हो जाता। ओएनजू कहती है कि इन सब में किसकी गलती है बताओ? बस तुम्हारे मरने की चिंता लगी रहती है मुझे, रूम साफ करने का वक्त ही कहाँ मिलता है मुझे, और वैसे मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। कांगचुल कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। कांगचुल और ओएनजू दोनों गाड़ी में होते हैं। कांगचुल कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ओएनजू कहती है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे? कांगचुल कहता है कि क्या तुम पैसे दोगे? ओएनजू कहती है कि तुम्हें यहाँ का कुछ पता नहीं है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही दोस्त, तो मुझे ही खरीदना होगा। कांगचुल कहता है कि कहानी पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कांगचुल और ओएनजू की शादी जल्दबाजी में हो गई है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। तो चलो हम दोनों काफी सारे डेट्स पर चलते हैं। शादी के बाद डेट करना ही अजीब है और उन स्वीट चीजों को हम होमवर्क की तरह नहीं देखते, क्योंकि यही सही रहेगा, वो सब कुछ हम नेचुरली करेंगे एक के बाद एक। तो इस बारे में तुम क्या कहती हो? ओएनजू कहती है कि ठीक है। कांगचुल कहता है कि फिर अब हमें कहाँ जाना चाहिए? फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में
पहुंच जाते हैं। ओएनजू कहती है कि मुझे लगता है कि हमें देर हो गई, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। कांगचुल कहता है कि मुझे भी मेरी 5 किसेस कब मिलेंगी। ओएनजू कहती है कि क्या, तो कांगचुल कहता है कि ना एक हो जाए, वैसे भी कोई नहीं है आसपास। तो ओएनजू कहती है क्या तुम ऐसी बात करना बंद करोगे। तो कांगचुल कहता है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, न्यूडिटी के बारे में मैं मजाक कर रहा था लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। ओएनजू कोई भी जवाब नहीं देती। तो कांगचुल कहता है कि क्या हुआ, नहीं करना चाहती, आपको लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। तो कांगचुल गाड़ी से बाहर जाने लगता है। तो ओएनजू कहती है कि वैसे मुझे इतना भी awkward नहीं लग रहा है। तो कांगचुल कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ओएनजू कहती है कि हाँ कर सकते हो, कर लो। तो कांगचुल ओएनजू को किस कर लेता है। कांगचुल कहता है कि तो ये ऐसा लगता है, बस इतना ही था, समझ गया। तो ओएनजू कहती है कि क्या समझ गए, आखिर कैसा महसूस हुआ तुम्हें। तो कांगचुल कहता है कि नो कमेंट्स, और गाड़ी से बाहर आ जाता है। कांगचुल और ओएनजू खाना खा रहे होते हैं। कांगचुल का एक हाथ गायब हो रहा होता है, जिससे नीचे रखा होता है, और दूसरे हाथ से खा रहा होता है। ओएनजू कांगचुल के हाथ को देखती है। तो कांगचुल कहता है कि खाना वैसे काफी अच्छा है, लेकिन ओएनजू कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो कांगचुल कहता है क्या तुम गुस्सा हो, तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रही। तो ओएनजू कहती है कि तुम्हारा हाथ, तुम क्या करने वाले हो। तो कांगचुल अपने हाथ को देखता है जो गायब हो रहा होता है। ओएनजू कहते हैं कि तुम मुझसे अपना हाथ छुपा रहे हो ताकि मैं तुम्हारा हाथ ना देख सकूं। कांगचुल कहता है कि खाना खाने के बाद मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तो ओएनजू कह रही है कि मेरी भूख तो वैसे ही मर चुकी है। कांगचुल अपना हाथ ऊपर करता है जो गायब हो रहा होता है, और ओएनजू से कहता है कि 1 महीना हो गया है जब से मैनेजर की मौत हुई है और तब से ऐसा ही हो रहा है। तो ओएनजू कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। कांगचुल कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। तो ओएनजू कहती है कि कैसे, तुम कैसे हैंडल करोगे इसको। तो कांगचुल कहता है कि मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा था। ओएनजू कहती है कि तुमने पापा से बात की। तो कांगचुल कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ओसुन्मो कौन है, इस वजह से मैंने दोनों से बात की और मुझे पता चल गया है कि हमारे प्लान ने काम क्यों नहीं किया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब ओएनजू के डैड कांगचुल को मार के वहां से भाग रहे होते हैं तो किलर उनको पकड़ लेता है। जब ओएनजू के डैड किलर को देखते हैं तो उसको कहते हैं कि मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो। किलर कहता है कि तुम कौन हो, कांगचुल को मारने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो तुम उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और चाकू लगने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो, तुम क्या चीज हो, और आखिर कौन हो तुम। फिर दिखाते हैं कि जब कांगचुल टैब से किलर से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि तुम पहले नहीं हो जिसने सब कुछ पहले रियलाइज किया, बल्कि सबसे पहले मैंने रियलाइज किया। उस रात ओसुन्मो ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे चेहरा देगा। और एक और बात, जब ओएनजू के डैड ने किलर से कहा था कि तुम मेन कैरेक्टर हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें मेन कैरेक्टर अभी के अभी बना सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किलर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो मुझे मेन कैरेक्टर बना देगा, उसने मुझसे वादा किया है, इसलिए वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकला मैं उसको खा गया। ओएनजू कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। कांगचुल कहता है कि कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं बताई है। उस रात वो कातिल से मिले थे और उन्होंने उसे कोई सौदा भी किया था, इसलिए हमारा सपना बनाने वाला प्लान काम नहीं किया। कातिल को सब कुछ ही पता था लेकिन मैं भूल चुका था, लेकिन वो मेरी गलती थी, हमने सपना गलत टाइम पे बनाया है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ओएनजू कहती है कि अब फिर। तो कांगचुल कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम मेरे लिए कुछ करोगे। ओएनजू कहती है कि कैसा प्रॉमिस। कांगचुल कहता है कि तुम जब भी स्टूडियो जाओ मेरे लिए तुम कुछ ड्रॉ करो। तो ओएनजू कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं फिर से वो सपना दोहराऊं, ये सब कुछ मैं फिर से सपने में बदल दूं और तुम यहाँ से फिर से गायब हो जाओ, तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी नॉर्मली जी सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है कि सब कुछ याद रखना और बार बार दोहराना। अगर यही तुम्हारा प्लान है तो तुम मुझे डेट पर क्यों लेकर आए, तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों हो, तो तुमने मुझे किस क्यों किया। तो कांगचुल कहता है कि मैंने सपने के बारे में कब कहा। तो ओएनजू कहती है कि तुम कहना तो यही चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि सब कुछ मैं पीछे ले जाऊं। तो कांगचुल कहता है कि कॉमिक बुक वाला कांगचुल ऐसे ही करता है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। पिछली बार हम काफी डेस्परेट थे, लेकिन इस बार हमारे पास सोचने के लिए बहुत टाइम है और मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना है और तुम्हें सिर्फ यादों के साथ जीने के लिए नहीं छोड़ना है। तो ओएनजू कहती है कि फिर तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे क्या ड्रॉ करवाना चाहते हो। तो कांगचुल ओएनजू को एक पिक्चर देता है और कहता है कि ये। ओएनजू कहती है कि ये क्या है। कांगचुल कहता है कि कातिल के मरने के बाद तुम्हारे पापा इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और अब मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ तो पता नहीं मैं कब गायब हो जाऊँ, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कहानी वैसे ही आगे बढ़ेगी जैसे मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा है। फिर हमें दोबारा से फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर हानचुल कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि हमारे लोग कैसे हैं। फिर दिखाते हैं कि किलर को कोई बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। कांचुल कहता है कि हम पहले किलर को पकड़ लेंगे और हानचुल को मजबूर करेंगे उसको मारने पर, और जो भी हो हमें ऐसा करना ही होगा, इसी तरह से हम दोनों बच सकते हैं और मुझे तुम्हारे पापा की स्टोरी का एंड चेंज करना होगा। और कहानी के एंड पे कांचुल और ओएनजू की शादी हो जाती है, यही सबसे अच्छा रहेगा और डब्ल्यू की यही हैप्पी एंडिंग होगी। तो तुम अब इस बारे में क्या कहती हो, और मुझे रीडर्स की परवाह नहीं है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर ओएनजू दोबारा से स्टूडियो में आती है, अपने डैड के पास आती है, उनको देखती है, उसको कांचुल की बात याद आती है। कांचुल उसे कहता है कि मैंने ओसुन्मो सर को देखा था, वो कोई गॉड नहीं है लेकिन वो खुद वो ऐसा समझ रहे हैं। कॉमिक की पूरी दुनिया तुम्हारे पापा ने नहीं बनाई है, क्योंकि एक ऑथर लाखों लोगों को कैसे बना सकता है, उसने सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को बनाया है और वो उन्हीं को कंट्रोल कर सकता है। और मुझे अब तक समझ आ गया है कॉमिक बुक इस वजह से है ताकि वो दो दुनिया को जोड़ सके और वो दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर ओएनजू वहाँ से चली जाती है, कांचुल को दिखाते हैं जो कार में होता है। फिर कांचुल उन फोटोज को देखता है जिसको उसने ओएनजू को ड्रॉ करने के लिए कहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में सुबोंग को दिखाते हैं जिसके पास कांचुल आता है और उससे पूछता है कि किलर कहाँ रहता है, उसकी कोई ना कोई जगह होगी जहाँ पर वो रहता है, क्या उसकी कोई लोकेशन है। तो सुबोंग कहता है कि हाँ, एक अपार्टमेंट की पिक्चर है। फिर सुबोंग उस तस्वीर को ढूंढ रहा होता है, कांचुल उसके पास आता है और कहता है कि कॉमिक में उसका कोई भी घर नहीं है, उसकी कोई भी लोकेशन नहीं है, मैंने ठीक कहा ना। तो सुबोंग कहता है कि हाँ सही है, इससे पहले कि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं सब कुछ ही
कर गया था। कांचल कहता है कि इसी वजह से उसे पुलिस कभी भी ढूंढ नहीं पाई। सुबह को पिक्चर्स मिल जाती है और वो कांचल को देता है। फिर कांचल कहता है कि कॉमिक वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे कि मैं, कुछ किरदार और जगह। फिर कांचल सोचता है कि जब उसने ओएनजी को कॉमिक वर्ल्ड में खींचा था। कांचल कहता है कि पहली बार ये दुनिया ओसुरमो के टैबलेट से जुड़ गई थी और टैबलेट की वजह से ही मैं कॉमिक वर्ल्ड से निकल पाया। लेकिन चेंज दूसरी बार में आया, जब सभी कैरेक्टर्स को अपने बारे में पता चलने लगा और किरदारों के असल नाम और समझ के हिसाब से उनको कॉमिक वर्ल्ड में बुलाया गया। कहानी में बहुत से चेंजेस आते रहे और ये चेंजेस हमारे प्लान में आते रहे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सभी चीजों की जिम्मेदारी लें। फिर कांचल उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पर किलर का अपार्टमेंट होता है। फिर कांचल बिल्डिंग में जाता है, रूम नंबर 815 के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर कांचल ओएनजी को मैसेज करता है कि पूरे 10 मिनट बाद तुम मॉनिटर को ऑन कर देना, मैं जगह पर पहुंच गया हूँ। फिर कांचल वहीं पर खड़े होकर सोचता है कि अब मैं दोनों दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। अब मेन कैरेक्टर होने की वजह से मैं दूसरी दुनिया से किसी को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ। हाइपोथेसिस नंबर 1, मैं अभी रियल वर्ल्ड में हूँ लेकिन मैं खुद को कॉमिक वर्ल्ड में भेज सकता हूँ। फिर कांचल बोलता है कि खुद को कॉमिक वर्ल्ड में ले जाओ और कांचल कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। फिर हमें किलर को दिखाते हैं। कांचल के कॉमिक वर्ल्ड में होने की वजह से इस वक्त दोबारा से चलने लगता है। फिर कांचल रूम के अंदर आ जाता है। कांचल और किलर के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। फिर आखिरकार कांचल जीत जाता है। कांचल पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है कि मुझे किलर की आपको खबर देनी है। वो कहते हैं कि किस मर्डर केस की आप बात कर रहे हैं। कांचल कहता है कि डब्ल्यू पर हमला करने वाले को मैंने पकड़ लिया है। कांचल उनको एड्रेस बताता है। वो कहते हैं कि आप हमें अपनी पहचान बताना चाहेंगे, तो कांचल कहता है कि नहीं, मैं बस एक सिटीजन हूँ। फिर कांचल किलर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन पहले मरेगा? मैंने एक किलर को पकड़ लिया है, मैंने अपने हीरो होने का पर्स निभाया है, अब मेरा गायब होना तो डिलीट है। फिर किलर हंसने लगता है। कांचल कहता है कि कुछ वक्त के लिए तुम जेल में सो, तब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। और फिर कांचल वहाँ से चला जाता है। ओएनजी को दिखाते हैं। जब 10 मिनट हो चुके होते हैं तो टैब को ऑन करती है, वो भी डरते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं होता तो ओएनजी ड्रॉ करने लगती है। सबसे पहले ओएनजी एक कार को ड्रॉ करती है। फिर हमें फ्लैश पर दिखाते हैं कि ओएनजी कहती है कि मुझे ये कार ड्रॉ करनी है। कांचल कहता है कि हाँ, स्टूडियो जाने के बाद सबसे पहले तुम्हें यही करना है और मैंने टैब को बिल्कुल ठीक कर दिया है। ओएनजी कहती है कि लेकिन टैब को ऑन करने के बाद अगर किलर ने हमें फिर से पकड़ लिया तो कांचल कहता है कि इससे पहले ही मैं उसे पकड़ लूंगा ताकि वो कुछ ना कर पाए। टैबलेट को वो हाथ नहीं लगा सकता, मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर कांचल बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ पर कार मौजूद होती है। कांचल उस कार में बैठता है और वहाँ से चले जाता है। कांचल के जाते ही दूसरी तरफ से पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस वाले अंदर आते हैं और किलर को अरेस्ट कर लेते हैं और वो पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डब्ल्यू चैनल पर हमला करने वाले को हमने पकड़ लिया है, अब हमें बैकअप चाहिए। यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।